चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक बहुत सिंपल, दैट इज यूनिट डिजिट, अर्थात इकाई अंक। इकाई अंक पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, वो अपने आप में तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो जगह जगह हमें करनी होती है, कई बार यूनिट डिजिट का उपयोग कंसेप्ट करके हम क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी कर पाते हैं। मतलब हमने एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं की, लेकिन हमें यूनिट डिजिट चेक करना हमको आता है, जो हमने इस टॉपिक में सीखना है। तो हमने बिना कैलकुलेशन किए उसको क्वेश्चन के आंसर को ऑप्शन के यूनिट डिजिट से मैच करा के हम टिक कर पाए। और यूनिट डिजिट से अपने आप में इंडिविजुअल क्वेश्चन तो खैर पूछे ही जाते हैं, वो तो अलग बात है ही। तो ये टॉपिक थोड़ा सा इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जरा देखिए ध्यान से, इन केस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तीनों स्थितियों में यूनिट डिजिट जो है वो आपका यूनिट डिजिट पर डिपेंड करता है। कहने का कुल मिलाकर मतलब हुआ कि अगर हम ध्यान दें, जैसे मैं 5 2 6 प्लस 2 3 1 को ऐड कर रहा था, या मान लो मैं यहां 7 भी ले लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने ऐड किया तो यह आया कितना 13, कैरी 1 हुआ, ये आपका 6 आया और ये आपका 7 है। हमने कहा इकाई अंक बताओ, तो हमने बताया इकाई अंक 3 है। लेकिन आप हमको ये बताओ कि क्या इसके इकाई अंक पाने के लिए अगर मैं ऐसे लिखता xx 6 xx 7, मतलब नहीं पता, और इनको मैं ऐड कर रहा, तो मैं क्या आप इस रिजल्ट का यूनिट डिजिट ना बता देते? आप बताते कि भैया ऐसा है 6 और 7 जुड़ेगा तो 13 आएगा, कैरी 1 होगा, वो अपना आगे चला जाएगा, हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन हमारा यूनिट डिजिट हमें जो है इनके बिना पता हुए भी पता चल जाएगा। कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि यूनिट डिजिट जो होता है वो यूनिट डिजिट पर बेस्ड होता है। इन द केस ऑफ एडिशन, द यूनिट डिजिट बेस्ड ऑन यूनिट डिजिट। ये संख्या अभी दो हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिखी है, इनकी संख्या इससे ज्यादा भी होती है। बहुत सरल टॉपिक है, ध्यान से कंसेंट्रेट कीजिए। आगे बात करते हैं घटाओ। घटाओ में दो केस बनते हैं। केस फर्स्ट 4 3 7 सब्ट्रैक्शन बाई 2 3 4। आप घटा रहे थे तो आपने पाया कि 7 से 4 गया तो 3 आया। हमने पता किया कि आगे की हमें ना भी पता होती तो भी कोई हमें जरूरत नहीं है। केस सेकंड ये है कि मान लो आपके सामने लिखा है 4 3 1 2 और ये आपका सब्ट्रैक्ट हो गया 2 3 7, मान लो। तो इस स्थिति में अगर हमें ये आगे ना पता हो तो हमें ऐसा लगता है जब घटाएंगे तो -5 आएगा, जब हम पीछे नहीं पता होता। तो इस स्थिति में बस ध्यान रखिए, आप अगर नॉर्मली घटाते तो क्या करते, इसको एक कैरी देते कि नहीं देते? जब इसको एक कैरी देते 12 हो जाता, 12 हो जाता तो 12 से 7 सब्ट्रैक्ट होता तो कितना आता 3, 5 तो कितना आता 5। तो इस कंडीशन में जो -5 आ रहा है वो गलत आ रहा है। हम जानते हैं कि एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, ये 12 बन गया होगा और आंसर आया होगा 5। अगर आपके पास पूरा नंबर नहीं था और आपने -5 लिया था तो आप समझ जाइए कि उसमें 10 जोड़ना है और आपके पास प्लस में 5 आ जाएगा। तो घटाव वाली स्थिति में अगर निगेटिव आता है तो उसमें 10 ऐड कर देना, ये आप कह सकते हो। लेकिन इसका रीजन ये क्योंकि वहां पर जब सब्ट्रैक्ट करते हैं हम तो हमें 10 कैरी मिलता है। दाई अंक से हम 10 उठाते हैं तो जो अगला अंक होता है उसके बाद 10 मल्टीपल में होता है प्लेस वैल्यू। जो 2 की प्लेस वैल्यू है उसकी तुलना में 1 10 गुनी प्लेस वैल्यू रखता है। इसमें 1 का गुणा करें 10, तो हर अगला अंक जो होता है वो 10 टाइम्स प्लेस वैल्यू रखता है। इसीलिए जब कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो 10 आता है। तो जब यहां से कैरी यहां से हासिल इसको देंगे, यहां से एक उठा के इसको देंगे तो 12 बन जाता है, क्योंकि ये इसकी दाशमिक स्थिति जो डेसिमल प्लेस है वो 10 गुना है। इसलिए यहां से आएगा तो 1, लेकिन वो 10 मिलकर इसको 12 बनाएगा और यहां पर आपके पास 5 आएगा। इसीलिए अगर निगेटिव में कभी घटाते समय निगेटिव में कभी आपका यूनिट प्लेस आए तो आप सरल भाषा में 10 जोड़ दीजिए, और नहीं तो पहले इसको 12 बना लीजिए। ठीक। अब आता है केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन में कोई डिफरेंट केस नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है।
मान लो 5 to 7 लिखा था, 6 to 8 लिखा था, आपने मल्टीप्लाई किया, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं और इन अंकों की भी हमें जरूरत नहीं है। अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में 6 आएगा, 56, और उसी समय मतलब है, और सिर्फ यूनिट डिजिट हमें आंसर के रूप में मिल जाएगी। सरल भाषा में, इन केस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन, इन तीनों ही स्थितियों में जो यूनिट प्लेस है, जो इकाई अंक है, वो इकाई अंक पर ही निर्भर करता है, उसके लिए आगे के अंकों का पता होना जरूरी नहीं है। जो डिवीजन का केस है वो इस व्यवस्था को फॉलो नहीं करता, उसमें यूनिट प्लेस जो होता है वो यूनिट प्लेस पर बेस्ड नहीं होता। जो डिवीजन का केस है वो इस व्यवस्था को फॉलो नहीं करता, उसमें जो यूनिट प्लेस है वो यूनिट प्लेस पर बेस्ड नहीं होता। इसलिए इस व्यवस्था में सिर्फ इन तीन ही मैथमेटिकल ऑपरेशन, इन्हीं तीन गणितीय संक्रियाओं का ही उपयोग किया जाता है, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, जोड़, घटाव और गुणा का उपयोग होता है, जिसमें यूनिट डिजिट सदैव यूनिट डिजिट पर ही बेस्ड होता है। अब क्या डिवीजन के क्वेश्चन आते नहीं? बिल्कुल आते हैं। जब भी डिवीजन का क्वेश्चन आपके पास आएगा तो पहले वो सिंप्लीफाई होगा, पहले वो सिंप्लीफाई होगा, और सिंप्लीफाई होने के बाद इस तरह के किसी मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन में एडजस्ट होकर आंसर देगा। क्योंकि हम ये जानते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल हम 35 को डिवाइड कर रहे हो 7 से, तो हमें पता है कि यूनिट डिजिट 5 आएगा। लेकिन अगर मैं कह दूं मुझे ये पता ही नहीं है, तो क्या आप यूनिट डिजिट डिसाइड कर पाएंगे? बोलो, नहीं कर पाएंगे। और सुनो, ये तो चलो जब भी ओके बात हो गई, लेकिन मान लो फॉर एग्जांपल लिखा है 20/6, तो आपसे आगे सॉल्व करके यूनिट डिजिट बताओ, तो आपने डिवाइड किया 10/3 आया, इसका यूनिट डिजिट 3333 चल रहा है, चलो तब भी ठीक है। मान लो लिखा 22/7, कोई इसका यूनिट डिजिट बता सकता है? क्योंकि तो लगातार प्रक्रिया है। अरे बोलो, 3.14 अप टू चलता ही रहेगा, कभी वो समाप्त होगा ही नहीं। तो डिवीजन वाले केस में विभिन्न विभिन्न स्थितियां बनती हैं, जिनके लिए जब भी स्पेशल कंडीशन, मान लो 100 लिखा हो आपके सामने कि 500/10 × 7, तो आप कर सकते हो भैया इसका यूनिट डिजिट बताना, हम बिल्कुल बता लेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा, मान लो 51 है तो ये आपका 7 आएगा यूनिट डिजिट। तो डिवीजन वाला क्वेश्चन के लिए पहले से कोई नियम नहीं है, वो सिंप्लीफाई होगा, और उसके बाद इन तीनों स्थितियों में से किसी में जाकर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग वो सिंप्लीफाई होगा। तो डिवीजन के केस के लिए यूनिट डिजिट पर डिपेंड नहीं होता। लिखें, इन 3 मैथमेटिकल ऑपरेशंस, 3 गणितीय संक्रियाएं, जोड़, घटाव और गुणा, इन द 3 मैथमेटिकल ऑपरेशन ब्रैकेट में एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, 3 गणितीय संख्याओं जोड़, घटाव और गुणा में इकाई अंक सदैव इकाई अंक पर ही निर्भर होता है। इन 3 मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, द यूनिट डिजिट डिपेंड्स ऑन द यूनिट डिजिट, द यूनिट डिजिट डिपेंड्स ऑन द यूनिट डिजिट, द यूनिट डिजिट डिपेंड्स ऑन द यूनिट डिजिट। फुल स्टॉप। ये एग्जांपल लिख लीजिए, बस इतना ही है, इतना नोट करिए जल्दी। अरे और भी नियम है, पहले शुरू तो टॉपिक। क्या हुआ? कुछ गलत लिखा?
हो गया? ठीक। बातचीत नहीं। देखिए ध्यान से, जैसे मान लो क्वेश्चन है, अब इसका इकाई अंक आपसे पूछा गया, अगर इसको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ता तो ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होता। अब आपने कंसेप्ट समझ लिया तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ता जाएंगे। कैसे? बड़ी सिंपल सी बात है, 4 × 9 कितना? 6 यूनिट डिजिट। 6 36 से मतलब नहीं, यूनिट डिजिट से मतलब। 6 × 6 यूनिट डिजिट, 6 × 6 यूनिट डिजिट। आंसर इज नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 × 3, 3 × 7, 3 × 7 1, 1 × 9, 9 × 9 1, 9, 9 × 1 9 यूनिट डिजिट। मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन पर सबसे ज्यादा समस्या होती है, इसलिए क्वेश्चन भी यूनिट डिजिट के उसी बात पे ज्यादा बनते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत आसान है, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन बनेंगे वो हमने आपको पॉइंट ऑफ व्यू बताया है, उसी तरह से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। देखा, फैक्टोरियल बड़ी सिंपल सी व्यवस्था है। फैक्टोरियल पहली बात तो होता क्या है समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन भी सिंपली सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के प्रोडक्ट गुणनफल को फैक्टोरियल द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को फैक्टोरियल साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब जैसे अगर आप लिखते हैं 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 up to dash n, and this results to n फैक्टोरियल। इस रिजल्ट को n फैक्टोरियल कहते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? 1 × 2 × 3 up to dash 4 5 2 up to dash n, इस पूरे रिजल्ट को n फैक्टोरियल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लो 5 फैक्टोरियल लिखा है, तो इसका मतलब है कि 1 × 2, इसको रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका ये है कि इसको ऐसे भी लिखा जाता है। तो फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, एक तो ये साइन लगा लेना, और दूसरा इस तरह से नंबर को इस एल फॉर्म के बीच में लिख देना। ये दोनों का मतलब होता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का एग्जैक्टली एक्सप्लेनेशन क्या है? वो ये कि 1 से लेकर n तक लगातार संख्याओं के गुणनफल को फैक्टोरियल से रिप्रेजेंट किया था। जैसे 5 फैक्टोरियल लिखा है तो इसका मतलब है 1 × 2 × 3 × 4 × 5 दिस। मान लो आपके पास लिखा है 6 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब है 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6। आपका यहाँ लिखा है 11 फैक्टोरियल, मतलब है 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10 और × 11। ये 11 फैक्टोरियल हुआ, मतलब लगातार आने वाली संख्याओं के गुणनफल को फैक्टोरियल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, कुछ चीजें और समझ लीजिए। जैसे अगर मैं इसमें 11 को होल्ड कर लूं, तो क्या ये कहना ठीक नहीं होगा कि 1 से लेकर 10 तक का गुणनफल है? 11 को अलग कर लिया तो क्या इसको 11 × 10 फैक्टोरियल नहीं लिखा जा सकता? अगर मैं 11 को और 10 दोनों को होल्ड कर लूं तो क्या आप कहेंगे 11 × 10 × 9 फैक्टोरियल बचा हुआ है? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं 6 फैक्टोरियल लिखूं तो उसको मैं लिख सकता हूं 6 × 5 फैक्टोरियल। मैं अगर मान लो 500 फैक्टोरियल लिखूं तो उसको मैं लिख सकता हूं 500 × 499 फैक्टोरियल। बोलो सही है? एक नंबर को अगर मैं बाहर निकालूं तो अंदर एक नंबर नेचुरली कम हो जाएगा, क्योंकि श्रृंखला में एक पद कम हो चुका होगा। बोलो क्लियर है? अब इसी बात को थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे इसका मतलब ये हुआ कि मैं कह सकता हूं कि n फैक्टोरियल को मैं लिख गाऊंगा n × n - 1 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को मैं लिख पाऊंगा n × n - 1 भी अगर निकाल लिया जाए तो अंदर क्या बचेगा? n - 2 फैक्टोरियल। ठीक, तो अगर हम एक नंबर बाहर निकालते तो अंदर एक कम हो जाएगा, सिंपल सी बात। तो ये फैक्टोरियल क्या होता है वो समझा, कुछ एग्जांपल्स देखे, और अगर हमें कोई नंबर बाहर निकालना हो तो अंदर क्या चेंजेस आएंगे वो आपने देख लिया। ये था फैक्टोरियल का एक्सप्लेनेशन। फिर क्वेश्चन पे आएंगे। फैक्टोरियल अब जहां भी यूज हो आपको फैक्टोरियल बता दिया हमने, नोट कर लीजिए।
कोई डाउट है उसे पूछ सकते हैं, सिंपल सी बात है, 2-4 एग्जांपल हमने बता दी। वन फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, और कभी 0 फैक्टोरियल की स्थिति बन जाए तो वो भी 1 होता है। अगर फैक्टोरियल के अंदर निगेटिव साइन आ जाए कभी भी, वैसे तो पूछेगा ही नहीं, दिस इज नॉट डिफाइंड। जीरो फैक्टोरियल को सिद्ध करने के लिए आपको कॉम्बिनेशन जब पढ़ेंगे आप तब सिद्ध हो जाएगा अपने आप। अभी आप मान लीजिए कि 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, एनसीआर एनपीआर, तब सिद्ध कर देंगे। अभी फिर हम आपको एनसीआर समझाएं, एनपीआर समझाएं, तो इतना टाइम नहीं है, इतना 0 फैक्टोरियल की हमें जरूरत भी नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी 0 फैक्टोरियल अगर है तो उसका मान 1 होता है, और उसके बाद बचा निगेटिव, तो निगेटिव फैक्टर नॉट डिफाइंड, ठीक, ऐसा कोई सिनेरियो ही नहीं। हाँ भाई, हो गया। तो ये हो गई फैक्टोरियल की कहानी, हटा दें। वन 111 फैक्टोरियल 1 into 2 into 3 into 4 into 5 और अप टू डेट एस 111। सिंपल सी बात है कि 0 के लिए अगर देखा जाए, अगर मैं कभी ऐसा पा लूं कि कुछ नंबर्स हैं, मान लो एक नंबर है आपका ABCDE कुछ भी, दूसरा नंबर है 5 6 7 कुछ भी, मतलब XW जो भी, लेकिन लास्ट में 0 मिल गया। अगर हमें 0 कहीं मिल गया तो 0 का जब मल्टीप्लाई अगर होने का मौका मिला तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही आएगी, चाहे कितने भी नंबर्स लिखे हुए हों। समझ रहे हैं मेरी बात? फॉर 0 अगर मल्टीप्लाई की स्थिति है और आपको किसी भी एक संख्या में 0 का केस मिल गया, आपको किसी एक संख्या में 0 का केस मिल गया, तो वहां पर सभी संख्याएं जो होंगी उनका यूनिट डिजिट उसको 0 कर देगा, तो फिर वो आपको यूनिट डिजिट 0 ही मिलना, फिर आप सॉल्व करो ही नहीं, ठीक। अब फॉर 5 और देख लो, फॉर 5 ये आप अपने रूल्स में अपडेट कर सकते हैं, जो आपने लिखे हैं वो वैसा कुछ रूल यूनिट डिजिट में अभी तक मैंने लिखाया ही नहीं है। तो देखिए ध्यान से, जैसे 5 है, 5 की खास बात होती है 5 का मल्टीप्लाई अगर किसी ऑड नंबर के साथ हुआ, विषम संख्या, तो आपका जो अंक है वो आपका यूनिट डिजिट तो आपको 5 ही मिलता रहेगा। लेकिन अगर 5 का मल्टीप्लाई किसी इवन नंबर के साथ हो गया तो फिर यूनिट डिजिट 0 बन जाएगा, और एक बार जब 0 मिला तो हम ऊपर समझ चुके हैं कि यूनिट डिजिट 0 मिलने के बाद फिर ओवरऑल 0 हो जाता है। ये 5 और 0 की अपनी कहानी है, ठीक। अब आ जाओ वापस, यहां वापस पहुंचते हैं तो हमें 5 दिखा, 5 के बगल में क्या दिख गया? इवन। 5 के बगल में क्या दिख गया? इवन। और जैसे ही 5 को इवन मिला तो यूनिट डिजिट क्या क्रिएट हो जाएगा? 0। और फिर चाहे जितनी संख्याएं हो, जब 0 0 0 0 मल्टीप्लाई होता जाएगा तो नंबर तो बड़ा आएगा लेकिन यूनिट डिजिट 0 से चेंज नहीं होगा। तो आप कहेंगे कि 5 को मिला 4 और 5 into 4 दैट इज इवन, 5 का इवन के साथ मल्टीप्लाई हुआ, यूनिट डिजिट क्रिएटेड 0 एंड द ओवरऑल रिजल्ट इज 0। तो आपने कुल मिलाकर पाया जो संख्या आएगी उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। आंसर इज ए। हो गया? तो आपने इधर के सारे क्वेश्चन कर लिए। अच्छा, 10 तक किसी को और कोई डाउट तो नहीं है? इलेवन देखिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू डेट डैश n टर्म्स, n पद, ठीक है। रिजल्ट होता है n+1/2। इसको कहते हैं फर्स्ट n सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, दैट इज n+1/2। इसी तरह से सम ऑफ स्क्वायर ऑफ
स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और प्लस अप टू डेट एस n स्क्वायर। तो आपका होता है n प्लस 1 2n प्लस 1/6। इसी तरह से सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घनों क्यूब्स का सम, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस अप टू डेट एस n क्यूब, and this will results to n plus 1 upon 2 to the whole square। ये तीन वैसे बहुत सारे छोटे छोटे फॉर्मूले, बट आपको जगह जगह जरूरत के अकॉर्डिंग लिखाता जाऊंगा, उनको आप साथ साथ याद करते जाएं। ठीक, तो सीक्वेंस एंड सीरीज के फॉर्मूले हैं जो वहां दोबारा लिखवा दिए जाएंगे, लेकिन अभी आपके काम के हैं, बिना उसके प्रश्न आपको समझ पाना थोड़ा मुश्किल होगा। नोट करिए। हो गया। अब आप अपने सवाल पे आए। तो इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का योग का इकाई अंक। कह रहा है कि फर्स्ट आप लेंगे होल नंबर्स। अगर होल नंबर्स कह दिया है तो उस कंडीशन में मैं कह रहा हूंगा कि इसका मतलब है कि आप क्वेश्चन में करने वाले हैं 0 प्लस 1, क्योंकि होल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 0 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू डेट इज 110। 1 से लेकर 110 तक 110 और 0 भी तो है, तभी तो 111 पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। तो इन द केस ऑफ होल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0, बट 0 का जो है वो सम पर कोई इंपैक्ट डालेगा नहीं, मतलब लेने के लिए लिया जाएगा, क्योंकि 111 पूर्ण संख्याओं को बोला गया है, होल नंबर्स को बोला गया है, तो 0 को लिया तो जाएगा, लेकिन वो योग पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, सम पर कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा। बात एकदम ठीक है। तो सम हम अभी देखेंगे, अभी हमने 2 मिनट पहले देखा n प्लस 1/2 का नियम। तो इन दैट सिनेरियो ये हो जाएगा 111 10 संख्याएं हैं, 110 प्लस 1/2। बोलो क्लियर। डिवीजन की जब भी स्थिति आएगी यूनिट डिजिट के लिए पहले सॉल्व होगा, उसके बाद यूनिट डिजिट आएगा। डिवीजन के लिए डायरेक्ट यूनिट डिजिट का कोई नियम नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, इतनी बात समझ में। 0 को लेंगे, 111 होल नंबर्स बोली गई हैं, इसे 0 से लेकर 110 तक लिया जाएगा, लेकिन 0 सम पर कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा। इन दैट सिनेरियो फ्रॉम 1 to 110 द सम विल बी n प्लस 1/2 का नियम। इससे इसको एलिमिनेट किया जाए तो आप पाएंगे 55 इंटू 111। ये आपके सामने आया 55 111 मतलब 111। अब यूनिट डिजिट आपके लिए बहुत आसान हो गया, दैट इज 5। तो यूनिट डिजिट आपका हो जाएगा कितना? 5। आंसर इज सी। आई थिंक बात समझ गए होंगे। बोलो क्लियर है? ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड दिस यूनिट डिजिट। आपको पता है बीच में 85 आएगा, 5 को इवन मिल जाएगा। अरे मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 0। 5 को जैसे इवन मिला उसने यूनिट डिजिट बनाई 0, जैसे उसने यूनिट डिजिट बनाई 0 तो 0 का किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होता जाएगा, दिस विल फॉर्म यूनिट डिजिट 0। उससे आपको आने वाला इकाई अंक जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। बोलो क्लियर। बढ़े आगे। ठीक ठीक। अब यहां से कुछ नए नियमों की हमें आवश्यकता है। देखो ध्यान से। पहले तो ये बताओ कि अगर मैं ये लिखता हूं कि 462 462 462, तो क्या मैं इसको 462 का क्यूब लिख सकता हूं? सही है। अब एक बात बताओ कि अगर मैं इसका यूनिट डिजिट देखने जाता
तो क्या मुझे 4 6 से मतलब था क्या? हमें यूनिट डिजिट से ही मतलब था कि नहीं था? इसका मतलब इसका इकाई अंक इसके इकाई अंक पर बेस्ड होगा। अगर आप इसका यूनिट डिजिट देख लें, ये इसके इक्वल नहीं है, यहां से फॉर यूनिट डिजिट इकाई अंक के लिए अगर आप सिर्फ यूनिट डिजिट देखना चाहते हैं तो आप कहेंगे इसके यूनिट डिजिट को पावर के रूप में सॉल्व करके अगर आप यूनिट डिजिट निकाल लें तो भी वही यूनिट डिजिट नंबर का यूनिट डिजिट होगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 8, बाकी 4 6 से हमें क्या ही मतलब है? नहीं आ रही बात समझ? तो इन दैट कंडीशन आपके पास आया 8, तो आपने कहा यूनिट डिजिट कितना होगा? 8 होगा। बोलो क्लियर? जैसे मान लो हमारे सामने लिखा 5 7 8 इंटू 5 7 8 इंटू 5 7 8 इंटू 5 7 8 इंटू 5 7 8। तो इसका मतलब पहली बात तो ये कि इसको मैं लिख सकता हूं 5 7 8 टू द होल पावर 5। फिर मैंने कहा मुझे मतलब तो सिर्फ यूनिट डिजिट से है, तो मैं पूरा एक्सपेंड ना करता, मैं सीधे लिखता कि 8 की पावर 5, और अगर मैं इसका यूनिट डिजिट देख पाता तो वही हमारी संख्या का यूनिट डिजिट होता, क्योंकि हम 8 इंटू 8 इंटू 8 ही तो करते। तो हमने बात तो ठीक है। तो पावर वाली स्थिति में पहली बात तो कि इसका यूनिट डिजिट हमें देखना है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 8 आएगा, है कि नहीं है? जब आप सॉल्व करें तो यूनिट डिजिट आपको 8 प्राप्त होगा। ठीक, तो कुल मिला के जो यूनिट डिजिट होता है वो यूनिट डिजिट पर बेस्ड होता है, उसके अलावा बचे हुए रिमेनिंग पार्ट ऑफ द नंबर, संख्या के बचे हुए हिस्से पे हमें कोई मतलब नहीं होता। बात एकदम क्लियर है। इस कंडीशन में कुल मिलाकर हम आगे बढ़े तो हमने कहा अगर हम देखते हैं कि 572 लिखा हुआ है टू द पावर 476 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस कंडीशन 2 लिखा हुआ है 4763 लिखा हुआ है, तो इसका हमें यूनिट डिजिट चाहिए। अब हमारे लिए बड़ी कठिन व्यवस्था है कि मैं इसको 4763 बार लिखूं, तो मैं ये कहूंगा कि बाकी से मैं मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ मतलब 2 से, तो मैं कहूंगा सिर्फ मुझे 2 की पावर 4763 का यूनिट डिजिट अगर टारगेट हो जाए तो मैं काम कर पाऊं। अब ये भी पॉसिबल नहीं है कि आप 2 का मल्टीप्लाई करने के लिए 4763 टाइम्स उसको लिखकर मल्टीप्लाई करें, ये पॉसिबल नहीं। जब भी इस तरह क्वेश्चन बनते हैं इसका मतलब इनके पीछे कोई श्रृंखला है, कोई रूल है, और उस बात पे हम काम करेंगे। मतलब ध्यान देने का प्रयास कीजिए। अब ये आपका 2 पकड़ा, क्यों पकड़ा समझ में आया? पावर पकड़ा, क्यों पकड़ा बात समझ में आई? क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई बार बार 4763 टाइम्स होने वाला है। अब आप प्रॉपर्टी देखिए। प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर मैं किसी नंबर 2 लूं और 2 की पावर 1 लगाऊं तो यूनिट डिजिट जो आपके पास आएगा वो कितना आएगा? 2 आएगा। अगर 2 मिले और 2 की पावर 2 लगाई जाए तो यूनिट डिजिट आपको 4 प्राप्त हो। अब मैं 2 लूं, 2 की पावर 3 लगाऊं तो यूनिट डिजिट आपको 8 मिलेगा। अगर मैं 2 की पावर 4 लगाऊं तो यूनिट डिजिट आपको 6 मिलेगा। बोलो क्लियर? लेकिन जैसे ही मैं 2 की पावर 5 लगाता हूं फिर से यूनिट डिजिट हमें 2 ही मिल जाता है। जैसे मैं 2 की पावर 6 लगाता हूं फिर से यूनिट डिजिट हमें 4 मिलता है। जैसे मैं 2 की पावर 7 लगाता हूं तो यूनिट डिजिट हमें 8 मिलता है। और अगर मैं उसके आगे बढ़ूं और मैं 2 की पावर 8 करूं तो फिर से यूनिट डिजिट हमें 6 मिल जाएगा। अगर मैं फिर आगे बढ़ूं 2 की पावर 9 जाऊं तो यूनिट डिजिट फिर से 2 मिलेगा। 2 की पावर 10 करूं तो फिर से यूनिट डिजिट हमें 4 मिलेगा। और अगर उसके बाद मैं 2 की पावर 11 करूं तो यूनिट डिजिट हमें फिर से 6 मिलेगा। और 2 की पावर 12 करूं तो फिर से यूनिट डिजिट हमें 8 मिलेगा, और ये आपका मिलेगा 6। और फिर यही व्यवस्था लगातार चलती रही। क्या व्यवस्था? सीक्वेंस ऑफ 4 की। इसका मतलब ये स्थिति बनी कि इसमें कोई नई यूनिट डिजिट नहीं आएंगी, यही 4 में से कोई आने वाला है। क्योंकि किसी भी पावर पर अब जब साइक्लिसिटी स्टार्ट हो गई, इसी को साइक्लिक सिस्टम ऑफ मैथमेटिक्स कहते हैं, कि 2 की पावर 1 पर यूनिट डिजिट 2 आया, 2 की पावर 2 पर यूनिट डिजिट 4 आया, 2 की पावर 3 पर यूनिट डिजिट 8 आया, 2 की पावर 4 पर यूनिट डिजिट 6 आया, एंड 2 की पावर 5 पर अगेन यूनिट डिजिट 2 आया, 2 की पावर 6 पर अब 4 मिला, 7 पर 8 मिला, 8 पर 6 मिला, और यहां पर हम कंटिन्यू गए। मतलब हम ये देख रहे हैं 2486 2486 2486। मतलब यूनिट डिजिट की जो व्यवस्था हमने पाई, जो यूनिट डिजिट का केस हमने पाया, उसमें हमने ये पाया कि यहां पर जो यूनिट डिजिट 4 पावर तक हमें मिली उन्हीं का सीक्वेंसिक प्रोसेस अब लगातार आगे कंटिन्यू होता है, नई यूनिट डिजिट नहीं आती।
नई यूनिट डिजिट नहीं आती। यही 4 यूनिट डिजिट लगातार साइक्लिक प्रोसेस में वर्क करती रहेंगी। बात तो ठीक लग रही। इस परिस्थिति में ध्यान देने की जरूरत है, जैसे मैं आपसे कह दूं कि इस पूरी क्लास में जो बेंचेज पड़ी हुई हैं उन पर आपको ABCD लिखना है, 4 का ग्रुप ABCD, और आप हमको बताओ कि अंतिम बेंच पर आप क्या लिखोगे। तो आपका पहला तरीका है कि चौक लो और ABCD लिखना स्टार्ट कर दो और लिख के बताओ कि अंतिम बेंच पर इतना आएगा। ये कोई सही चीज नहीं है, क्योंकि जब हमको पता है कि 4 का ग्रुप बनने वाला है तो क्यों ना हम 4 के ग्रुप को अलग कर दें, और जब हम 4 के ग्रुप को अलग कर देंगे तो जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा उसी को मैनेज करना रहेगा। बात एकदम ठीक है, हमें अच्छे से पता है जो 4 के ग्रुप बन जाएंगे उनका क्या ही करना हो, सब पे ABCD आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 50 बेंचेज हैं, तो हमने कहा ABCD लिखेंगे, 48 तक 4 का ग्रुप बन जाएगा, 2 बचेंगे AB, अंतिम पर B आएगा। फिर सुनो ध्यान से, 50 बेंचेज हैं, 4 के ग्रुप में 48 पॉसिबल मेंटेन हो गया, 48 जो होगा वो 4 के ग्रुप में ब्रेक हो गया, एंड देन द रिमेनिंग 2 बेंचेज, और जो 2 बेंचेज बची उन पर लिखेंगे। तो जब 4 के ग्रुप खत्म होंगे तो फिर आप शुरू हो जाएंगे, जैसे ABCD आता था D के बाद फिर आप ABCD पे आ जाते थे, फिर यही करते थे। तो हमने कहा इसका मतलब यह है कि लिखने की जरूरत नहीं है, इस सीक्वेंस का यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। क्या? जैसे हमने 4 का ग्रुप पाया तो हमने कहा हमारे पास, इसलिए 2 की पावर 4763 को सॉल्व करते समय हम कहेंगे कि हम 4 के ग्रुप को पैटर्न हमने पाया, तो हमें पता है कि हमारे पास 2 जो है उसका मल्टीप्लाई 4763 बार होना है। जैसे अभी हमने कहा कि 50 बेंचेज पर ABCD लिखना है, तो 4 का बंच ग्रुप बन रहा है, इसलिए अगर आप इसको 4 से डिवाइड कर दें तो जब हमने 4 से डिवाइड किया तो कितने बार डिवाइड हुआ? 1 टाइम, 3 बचा, 36 हुआ, कितने बार? 9 बार। अरे बोलो। अब उसके बाद 0 बार और शेष कितना आ गया? 3। इसका मतलब ये हुआ कि एग्जैक्टली 4763 को लिखा जाएगा 1190 के 4 के 1190 बंच प्लस 3। नहीं, अगर ऐसा लिखा जा सकता होगा तो यही तो हमारे काम की चीज है, क्योंकि ये तो किसी काम का नहीं है, ये तो हमको पता ही यही ऐसे चलता रहा होगा। अब बची कितनी? 3 पावर, मतलब 2 की पावर 3 लगा दो, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। कुल मिलाकर क्या मिला? फिर ध्यान से कंसिडर, कुल मिलाकर क्या पता चला? ये जो बचने वाला पार्ट है यही काम का है। इसका मतलब 4 से भाग देने पर जो शेष आएगा उसी को आपने ट्रांसफर करना है, क्योंकि बाकी तो 4 का ग्रुप बन गया है, और जब वो 4 का ग्रुप बन गया है तो उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। जैसे मैंने 50 बेंचों की एग्जाम्पल दिया, आपने कहा 48 तक तो 4 के ग्रुप बन गए, और जो 4 के ग्रुप बन गए उनमें तो ABCD लिखा ही जाएगा, उनसे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब किससे? जो बचेंगे। वहां 2 बचे तो उसको देखा, या 3 बचे तो उसको देखा, तो पावर 3 लगा दिया। इसलिए प्रोसेस देख लीजिए। तो प्रोसेस ये है कि मान लो 2 है, फॉर एग्जाम्पल अभी हम 2 की बात कर रहे हैं, 2 की पावर मान लो P है, पावर को 4 से डिवाइड कीजिए, पावर को 4 से डिवाइड कीजिए, शेष पाइए। पहला स्टेप, डिवाइड कीजिए, शेष पाइए। शेष या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 0 आएगा। 1 कह रहा है कि 4 के बंच साइकिल पूरी हो गई, 1 बचा है, तो अगर शेष 1 आए तो आप 2 की पावर 1 लगा दीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। अगर 2 आए तो आप, वो कहना चाह रहा है कि 4 की साइकिल के बाद 2 बचा हुआ है, तो क्या आएगा? तो हमने वही आएगा जो 2 की पावर 2 पे आया था, तो आपको आंसर मिल जाएगा। जब 3 बचे तो 2 की पावर 3 लगा दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन जब 0 बचे, इसका मतलब होता है 4 की कंप्लीट साइकिल पूरी हो गई है। अगर 4 की कंप्लीट साइकिल पूरी हो गई हो तो अंत में क्या आएगा? 6 आएगा, वही आएगा जो 2 की पावर 4 पे आया था। अगर 4 की कंप्लीट साइकिल पूरी हो गई, कंसंट्रेट कीजिए तो समझ में आएगा। तो 4 की अगर कंप्लीट साइकिल पूरी हो गई तो वही आएगा जो 2 की पावर 4 पर आया था। इसका मतलब उस स्थिति में आप 2 की पावर 4 लगाएंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। एक बात यहां समझ लीजिए, क्योंकि 4 से भाग देने पर ही हमें शेष देखना होता है,
तो ये डिविजिबिलिटी ऑफ 4 का नियम है कि किसी संख्या ए बी सी डी, कोई भी नंबर या ई कुछ भी हो, उसको 4 से भाग देने पर अगर हमें सिर्फ शेष चाहिए हो तो हम पूरे नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। डिविजिबिलिटी में लिखाऊंगा लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करके ही शेष प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि डिविजिबिलिटी ऑफ जो 4 है वो लास्ट 2 डिजिट पर बेस्ड होती है। इसीलिए अगर 4 से डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर चाहिए होगा तो पूरे नंबर को इस तरह प्रॉपर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड किया जाएगा। लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कीजिए, यू विल गेट द रिमाइंडर, आपको रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये 2 का एग्जांपल लेकर हमने बात बताई। अभी आप थोड़ा इतना नोट करिए, तो जितनी बातें मैंने बोली उनके बारे में सोचते जाइए, फिर मैं इसको एक प्रॉपर फॉर्मेशन में लिखता हूं। अभी आएगा, थोड़ा रुक जाओ। आप मल्टीप्लाई करो, 8 को 5 बार गुणा करो, दिख जाएगा। ठीक है, 8 का क्यूब 512, 8 का 64, 4 दुनिया 8, 8 हो गया 8। बढ़े आगे। तो ये 4 पावर 4 की साइक्लिसिटी प्लान हुई। ऐसा सिर्फ 2 के साथ ही नहीं होता। पावर 4 की साइक्लिसिटी फॉलो करने वाले नंबर यूनिट डिजिट के लिए 2, 3 और 7, 8 है। 2 भी करता है वही प्रॉपर्टी उसी तरह से, 3 भी करता है उसी तरह से, और 7 भी और 8 भी, 4 नंबर इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। थोड़ा व्यवस्था समझ लिए तो आपको बात समझ में आ जाएगी। यूनिट डिजिट ऑफ नंबर मतलब जो भी नंबर है उसका यूनिट डिजिट 2, 3, 7 या 8। अगर इनमें से कुछ नंबर है, ठीक, उसके ऊपर पावर या घात, तो उसकी साइक्लिसिटी समझने का प्रयास कीजिए। अगर हम उसकी साइक्लिसिटी समझने का प्रयास करें तो हमें मिलता है कि अगर आपकी पावर 1 है अगर पावर 1 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 2 आएगा। इसका यूनिट डिजिट बोलो। 3 आएगा इसका, और इसका। फिर पावर अगर 2 है, इसका 4, इसका, इसका और इसका। अगर पावर आपकी 3 है देखिएगा ध्यान से, पावर 1 है तो 2 आएगा इसमें एक्सेट्रा, पावर 3 है तो इसमें 8 आएगा, इसमें 7 आएगा, इसका यूनिट डिजिट 3 आएगा, इसका यूनिट डिजिट 2 आएगा। पावर 4 है तो इसका यूनिट डिजिट 6 आएगा, इसका 1 आएगा, इसका यूनिट डिजिट 1 आएगा। 7 की पावर 4, 24 तो 1 होता है। इसकी तरह 8 मल्टीप्लाई तो 6 आएगा। अब आप आगे देखो, ट्राई कर लो, जब पावर 5, 6, 7, 8 ये 4 का बंच ग्रुप चलेगा, यहां से लेकर यहां तक 4 पावर तक जो मिल गया 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, 3, 9, 7, 1 तो 3, 9, 7, 7, 9, 3, 1 तो 7, 9, 3, 1 आप चेक कर लो, वही आएगा। 8, 4, 2, 6, 8, 4, 2, 6
यही 4 का बंच फिर आ जाएगा, जो पावर 1 पे आया था वो पावर 5 पे आएगा, जो पावर 2 पे आएगा वो 6 पे वापस आएगा, जो 3 पे आया था वो 7 पर, जो 4 पे आएगा फिर 8 पर। फिर आगे बढ़ जाओ आप, अगली पावर 9 10 11 12। तो देखो 2486 यूनिट डिजिट। इसी तरह से 3 9 7 1 7 9 3 1 और 8 4 2 6। और यही व्यवस्था साइक्लिसिटी की आगे कॉन्टिन्यूसली चलती जाती है। तो 2 3 7 8 वही 4 की साइक्लिसिटी फॉलो करते हैं। 1 से लेकर 4 पावर तक जो आ जाता है वही फिर रिपीट होने लगता है। यही 2 करता है, यही 3 करता है, यही 7 करता है। सबके अलग अलग है, लेकिन 2 की अपनी साइकिल है, 3 की अपनी साइकिल है, 4 8 की अपनी साइकिल है और 7 की अपनी साइकिल है। तो जो नियम आपने अभी 2 के लिए अप्लाई किया वही नियम 2 3 7 8 सबके लिए अप्लाई होगा, क्योंकि ये सभी 4 की साइक्लिसिटी फॉलो करते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ 4 की साइक्लिसिटी फॉलो करते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? इसलिए अगर मान लो एक नंबर लिखा हो एक्स वाई जेड, कुछ भी लिखा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, 7 टू द होल पावर 632 ऐसे लिखा हो, आपको कुछ नहीं करना, इसका यूनिट डिजिट आपसे पूछा गया, पावर को 4 से भाग देना है, शेष पता करना है। शेष कितना आया? 0 0 आया, इसका मतलब कंप्लीट साइकिल। तो आप यूनिट डिजिट पता करेंगे, 7 की पावर 4 लगाएंगे, यूनिट डिजिट 4 पर क्या आता है? 1 आता है, आंसर हो गया। मान लो कोई नंबर है कुछ भी, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये 8 है, इसके ऊपर लगा हुआ है 633, डिवाइड किया 4 से, आपने शेष पाया। शेष कितना पाया? लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर मिल जाता है। शेष कितना पाया? 1। तो यूनिट डिजिट के लिए हो जाएगा 8 को पकड़ेंगे, पावर 1 लगाएंगे, आंसर हो जाएगा 8। मान लिखा है 723 टू द होल पावर 723, ठीक, का यूनिट डिजिट बताओ। आप क्या करेंगे? पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, लास्ट 2 डिजिट पकड़ लेंगे, क्योंकि किसी भी संख्या को 4 से भाग देने पर रिमाइंडर पता करना हो तो उसके लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि पूरे नंबर को डिवाइड किया जाए, लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करके भी मेरा काम चल जाएगा। तो उस कंडीशन में हमारे पास केस शेष कितना आया? 3 आया। तो जो यूनिट डिजिट है उसको पकड़ेंगे, 3 टू पावर 3 लगाएंगे, यूनिट डिजिट मिल जाएगा आपको 7, 27 आएगा आंसर। समझ पाए? 2 3 7 8 जब भी यूनिट डिजिट पर दिखें और पावर की स्थिति हो तो इसका मतलब है 4 4 का साइकिल चलने वाला है। हमें सिर्फ ये देखना है कि 4 4 के साइकिल के बाद क्या बचा, जो बचा है उसी से हमारा यूनिट डिजिट डिसाइड हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल पे कहूं 10 पे क्या आएगा, तो मैं कहूंगा 10 पावर पे वही आएगा जो 2 पे आया था, क्योंकि 4 4 के बंच हुए, देखो वही आ रहा है जो 2 पे आया था। जो पावर 2 पे आया था 10 पावर पे वही आएगा जो पावर 2 पे आया था। क्यों? 4 की साइकिल, फिर 4 की साइकिल ऐसे रोटेट होती रहेगी। अब उसके बाद जो बचेगा उस पर उस तरह मूव कर जाएगा। लेकिन अगर 4 की कंप्लीट साइकिल पूरी हो गई तो वही आएगा जो 4 पावर पे आया था। इसीलिए जब 0 रिमाइंडर आता है इसका मतलब कंप्लीट साइकिल पूरी हो गई है, तो वही यूनिट डिजिट आएगा जो पावर 4 पे आया था। तो 7 की पावर 4 लगाएंगे। नहीं, यही बात समझ? 7 की पावर 4 लगाया, मल्टीप्लाई करोगे 7 का 4 बार 2401 होता है, यूनिट डिजिट 1 मिल जाएगा। बोलो क्लियर? इतना नोट करिए। इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो पूछ सकते हैं। विचार करिए, बहुत आसान है, कोई रटने वाली बात नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है कि ये ऐसा हो रहा है, अब उसी को हम आगे यूज करने लगे। हो गया? तो ये बात हुई 2 3 7 8, ये यूनिट डिजिट पर अगर पाए जाएंगे तो 4 की बंच साइकिल बनती है। इसके बाद आता है अगर ना एंड, अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट में 0 तो पावर उसकी कुछ भी हो, यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0 ही आएगा। ठीक, इसी तरह से अगर आपका जो नंबर है उसमें यूनिट डिजिट पर 1 है तो पावर उसकी कुछ भी हो, यूनिट डिजिट पर 1 ही आएगा। इस क्योंकि 1 की पावर कुछ 1 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 करते जाइए तो यूनिट डिजिट चेंज ही नहीं होगा। समझ आया मेरी बात? तो 1 का मल्टीप्लाई आप कितने बार भी करते जाएंगे तो यूनिट डिजिट तो 1 ही आएगा। इसी तरह से 5, अगर कोई नंबर है उसकी यूनिट डिजिट 5 है
और पावर में कुछ भी है तो उस स्थिति में यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा क्योंकि कभी नहीं बदलेगा। और इसी तरह 6 पावर में कुछ भी हो यूनिट डिजिट बदलेगा ही नहीं, दैट विल बी 6। बोलो क्लियर? लेकिन ये सभी भी 4 की साइकिल को फॉलो करते हैं। मतलब अगर गलती से 4 वाली साइकिल जो 2 3 7 8 के लिए थी वो आप लगा दें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उसमें 1 ही आना है तो गलत नहीं होगा। ये इसलिए बता रहा हूं कि कभी ऐसा होगा जब आपको यूनिट डिजिट पता नहीं होगा, तो आपको कैसे पता कि 1 है कि 2 है कि 3 है? 4 की साइकिल लगाएं कि ना लगाएं? तो जो 4 की साइकिल है वो यूनिवर्सली वर्क करती है, चाहे यूनिट डिजिट कुछ भी हो। लेकिन ये यूनिक केसेस भी बनते हैं। तो अगर आपको यूनिट डिजिट पता ही ना हो कि यूनिट डिजिट 1 है कि 2 है कि 3 है कि 5 है, तो आपको कैसे पता कि भैया वो बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो इन दैट कंडीशन हम 4 की यूनिवर्सल साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे पहले हमने आपको बताया वो 4 की यूनिवर्सल साइकिल है, यूनिट डिजिट पर कुछ भी हो उससे गलत कभी नहीं होगा, ठीक। लेकिन उसका उपयोग जबरदस्ती क्यों किया जाए? जब 1 में बदलना ही नहीं है तो फिर क्यों यूज करें भाई उसको? लेकिन कभी अगर आपको ये हो कि यहां मैं एक्स लिख दिया तो जो यूनिट डिजिट एक्स है ये पता ही नहीं है आपको, तो जब पता ही नहीं तो आपको कैसे तो आप 4 की साइकिल यूज करें कि ना करें ये नहीं तय हो पाएगा। तो उस कंडीशन में फिर यूनिवर्सल साइकिल ऑफ 4 का यूज करके आगे बढ़िए, जो होगा देखा जाएगा। मतलब जो भी होगा वो यूनिवर्सल साइकिल को फॉलो करता है। मेरी बात क्लियर है? अब आगे बढ़ते। अगर यूनिट डिजिट पर 4 आता है, देखो 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, बचा 8 और 9। 8 अगर यूनिट सॉरी 4 और 9 अगर यूनिट डिजिट पर 4 आया तो उसके जरा देखिए ध्यान से, उसकी पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, और अगर 4 यूनिट डिजिट पर है और पावर में इवन है तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। क्योंकि जो 4 होता है वो 2 की साइकिल चलाता है, 1 स्क्वायर पे 6, फिर 4, फिर 6, फिर 4, फिर 6, वो 4 की साइकिल नहीं चलाता। और 2 के डिफरेंस पर आने वाली संख्या इवन ऑड होती है, इसे 4 के लिए हम इवन और ऑड के सिनेरियो को पकड़ लेते हैं। इसी तरह से 9 भी, अगर यूनिट डिजिट पर 9 है उसके ऊपर पावर ऑड बनी तो यूनिट डिजिट 9 आएगा, और अगर यूनिट डिजिट में आपका 9 है और पावर इवन हो गया तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। क्योंकि 9 जो है वो 2 की साइकिल बनाता है, 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 1, 9 की पावर 3 9, 9 की पावर 4 1, फिर वही 1 9 1 9 1 9 1 चलता रहता है। तो मतलब वो 2 की साइकिल बनाता है, और 2 की साइकिल के ग्रुप को इवन ऑड से मैनेज किया जा सकता है। लेकिन 4 की यूनिवर्सल साइकिल को ये भी फॉलो करता है। इतना नोट करिए, क्वेश्चन पे आते हैं। हो गया कंफर्म? चलिए प्रश्नों पे आते हैं, सब कुछ आपको वहीं सीखना, बहुत ध्यान से। 2038 टू द होल पावर 4692 लिखा हुआ है का यूनिट डिजिट हमें निकालना है। आपने क्या करना है, हमें बाकी से मतलब नहीं है, हमारा मतलब सिर्फ यूनिट डिजिट से है। पावर की फॉर्मेशन है तो 888 का लगातार मल्टीप्लाई होगा, तो पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर को टारगेट करेंगे। क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि पावर को 4 से डिवाइड करना और हमें सिर्फ रिमाइंडर चाहिए, तो 4 से भाग देने के लिए, रिमाइंडर पाने के लिए किसी भी संख्या को पूरा डिवाइड नहीं करना होता है, ठीक। पूरा डिवाइड करोगे टाइम वेस्ट करोगे, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट पर काम कर लीजिए। तो शेष कितना आया बोलो? 0। इसका मतलब 8 को ले जाइए, शेष आया 0। जब 0 शेष आता है तब 4 लगाते हैं, क्योंकि 4 की साइकिल पूरी हो चुकी होंगी, और जब पूरी हो चुकी होंगी तो वही आएगा जो चौथी पावर पे आया था, इसका मतलब 4। तो यूनिट डिजिट कितना आ गया? 6। तो सॉल्व करेंगे, यूनिट डिजिट आपका हो गया 6, आंसर, दैट्स ऑल। 8 इंटू 8 इंटू 8, बाकी से मतलब नहीं। 8 क्यूब 512, 8 दूनी 16, यूनिट डिजिट 6। वो याद मत करो जो टेबल हमने लिखाई, वो टेबल होती है, बस ये समझना था, याद कुछ नहीं करना है। 8 की पावर 4 का यूनिट डिजिट 6 होता है, ये याद करके नहीं कहा करना है, आपको खुद सोच लेना है। 8 की पावर 4 है, इसका मतलब 8 क्यूब 8 इंटू 8 इंटू 8, ये हो गया 512, और ये 8 और, तो 8 दूनी 16 6। ऐसे याद नहीं करना है, जो टेबल लिखा है पता यूनिट डिजिट याद कर लें, उसकी कोई जरूरत नहीं, वहीं का वहीं अपने आप वर्क होता जाएगा। 8 की पावर 4 का यूनिट डिजिट अपने आप 6 आ गया। बोलो समझ में आया नहीं आया? ठीक, नोट करना चाहे नोट कर ली, फिर आगे बढ़ते। नोट क्या करिए, आप प्रोसेस समझ ही गए हैं अब आप, तो थोड़ा करिए, क्वेश्चन है ना। तो
क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 20 तक 30 सेकंड लगेंगे क्वेश्चन को, 30 सेकंड शायद बड़ा करूं, 10 सेकंड लगेंगे, तो 20 तक सॉल्व कीजिए अप टू 20 जल्दी से। हो गया? चलिए 13 बताया हमने, 14 सॉल्व हो पाया या नहीं? कंफर्म? 15 आपके सामने लिखा है 13 टू द होल पावर 2003। हमने कहा कि आपको मतलब है सिर्फ यूनिट डिजिट से, तो यूनिट डिजिट से आपका मतलब है पावर को हमने डिवाइड करना है 4 से, शेष कितना आया? 3 आया, शेष 3 की नहीं आया क्योंकि हमने लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड किया। जब लास्ट 3 डिजिट को 4 से डिवाइड किया तो शेष कितना आया? 3, क्योंकि 3 ही है, वो 3 डिवाइड हो नहीं रहा तो शेष ही शेष है सब। तो हम क्या करेंगे, 3 की पावर क्या लगा देंगे? 3, तो यूनिट डिजिट इज 7। आंसर 27 आया, यूनिट डिजिट कितना आया? 7 नहीं आया। चलो, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 हुआ। 15 के बाद 16, इनको भी नहीं आया, हाथ उठाएंगे बेचक। ठीक, देखिए ये आपका लिखा है 1 2 3 टू द होल पावर 999। पावर को आपने किससे डिवाइड किया? 4 से, शेष कितना आया? 1 आया। 9 डिवाइड बाई 4, 4 दूनी 8, बचा 1, 9 नीचे आया, 4 चौको 16, 16 कितना आया? नहीं आया। ठीक, तो शेष आया 3। शेष 3 आया तो हमें बाकी से मतलब तो है नहीं, हमें सिर्फ मतलब किससे? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट पकड़ेंगे 3, पावर में शेष आया 3, दैट इज यूनिट डिजिट 27, द यूनिट डिजिट इज 7। नहीं आया